हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 9th का एनसीईआरटी साइंस का एक चैप्टर लेके आई हूँ जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? Cell is the fundamental unit of life. It is also known as the basic structural and functional unit of life. Now, who discovered cell or how the discovery of cell takes place? So, it was like cell are discovered by Robert Hooke in the year 1665 when he was observing a piece of cork under the microscope. He observed that the cork was resembled the structure of honeycomb. Consisting of many little compartments, he called them a cell. The diagram clearly represents that जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने जब कॉर्क के पीस को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे तो उन्होंने क्या देखा, उन्हें कुछ जो मधुमक्खी के छत्ता होता है उसमें जैसे कंपार्टमेंट होते हैं हेक्सागोनल सेल टाइप के प्रेजेंट होते हैं, वैसा उन्हें देखने के लिए मिला. तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने इसको देखा कि बहुत सारे इस तरीके के चैम्बर्स प्रेजेंट हैं. उन्होंने इसको नाम दे दिया सेल. आगे कंटिन्यू करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सेल. कितने तरीके के होते हैं सेल? ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑर्गेनल्स डिफरेंस. इनको दो तरीके से डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसमें जो ये प्रोकैरियोटिक नाम से पता चल रहा है, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड प्रो मीन्स इट इज नॉट ट्रू, इट इज प्रिमिटिव. And the size of prokaryotic cell is comparatively smaller as compared to eukaryotic cell, and also the nuclear membrane was absent in them. Example के लिए हम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को ले सकते हैं. They are made up of prokaryotic cell where well defined nuclear membrane is absent. In eukaryotic cell, the U denotes true. They are true karyotic. True nucleus is present in them. They are comparatively larger, approximately of 5 to 10 micrometer, and nuclear membrane is also present. हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स, रेप्टाइल, जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स जो भी होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वगैरह, तो उनमें क्या होता है कि ये ट्रू कैरियोट होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, और इनमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. आगे बढ़ते हैं. ऑर्गेनिज्म कैसे डिफाइन करेंगे हम ऑर्गेनिज्म को, जो हम लोग हैं यूनिसेल्यूलर हैं या मल्टी सेल्यूलर हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट, ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाई एज टू, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. अब जो यूनिसेल्यूलर होते हैं उनमें क्या होता है, सिर्फ एक सेल होता है. दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, अमीबा एक्सेट्रा. बट मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. उनमें क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा बॉडी बनाते हैं, जिसमें फंक्शन पूरा वाइटल फंक्शन चल रहा है. जैसे एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स बने हुए हैं हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट हैं. तो एग्जाम्पल में प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मल्टी सेल्यूलर में आते हैं. व्हाट सेल मेड अप ऑफ. सेल किससे बना हुआ होता है? सेल का एक कंपोनेंट है सेल वॉल, जिससे सेल बना हुआ होता है. अब सेल वॉल जो होती है वो हर सेल में प्रेजेंट नहीं होती. सेल वॉल प्लांट सेल का मेन कंपोनेंट है, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लांट सेल में जो एनिमल सेल है वो कैसे डिफर करता है. तो प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है. और सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की. बट जिनमें प्लांट सेल में नहीं, जिन एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो उसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में भी होता है, बट जस्ट अंडर द सेल वॉल, उसके जस्ट बिलो द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल. जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलता है उसको, वो इस सेल वॉल की वजह से मिलता है.
Now, what is plasmolysis? When the cell was placed in a very concentrated solution, the water shrink and the water comes out of the cell, so the cell shrinks. This is known as plasmolysis. The process by which the water comes out of the cell and the cell gets shrinks is known as plasmolysis. It's a very important term. We will discuss it later with the help of a diagram. Plasma membrane. Now, what is plasma membrane? It is the outermost covering of mostly all of the cell and it separates the cell from external environment. जिनमें सेल वॉल नहीं होती उनमें आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है. तो मोस्ट प्रोबेबली सारे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. क्यों उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है? बिकॉज इट अलाउ ओनली फ्यू सिलेक्टेड सब्सटेंस टू पास थ्रू इट. वो सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करती है कि उससे वो पास हो जाए. मोस्ट ऑफ द थिंग, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो डिफ्यूजन के थ्रू पास होती हैं. जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए. और मोस्टली जो प्रोटीन्स और सॉल्ट्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी कैसे होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड and proteins. Some traces of carbohydrates are also there. Plasma membrane is very flexible and can take in the molecule from outside. इसके प्रूफ करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे. अमीबा जिस प्रोसेस से फूड ऑब्टेन करता है वो, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. और क्या होता है, ये जो अमीबा है वो क्या करता है, पहले फूड के आसपास जाएगा. इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो होता नहीं है अमीबा का, तो क्या करेगा, फूड के आसपास जाके थोड़ा एक एंट्रैपमेंट टाइप का बना लेगा, गैप बना लेगा और फिर वो फूड को एनगल्फ करने की प्रोसेस करेगा. एनगल्फ कैसे करेगा? चारों तरफ बाउंड्री बना लेगा. एनगल्फ तो नहीं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. चारों तरफ बाउंड्री बना लेगा और अच्छे से कवर कर लेगा और फिर ये फूड वैक्यूल दिखाया हुआ है इस तरीके से और खुद अपने मेम्ब्रेन्स को अटैच कर लेगा और ये ऐसे फूड एनगल्फ कर लिया और यहाँ डाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया. ये पूरा फ्यूजी फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल किया. पहले ये प्रोसेस कभी कभी लिखने आ जाता है, एंट्रैप किया पहले उसने फूड को, फिर उसने फ्यूजी फॉर्म वैक्यूल बनाया, फिर लाइजोसोम के थ्रू फ्यूजन हो गया उसका और वो डाइजेस्ट हो गया. नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? अभी हमने पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में. इट इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. क्या होगा कि किसी भी जब भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है, पार्टिकल का या किसी भी सॉल्यूशन का मूवमेंट होता है, वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ही होता है. तो क्या होता है कि यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोग ये देख सकते हैं कि जो कंसेंट्रेशन है पार्टिकल का इस जगह पर ज़्यादा है, इस जगह पर बहुत ज़्यादा है, हायर कंसेंट्रेशन है. अब जब ये डिफ्यूज़ किया तो ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, कुछ इस तरीके से ये पूरा डिफ्यूज़ कर गया. और एक इसमें आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर, एक इक्वली इसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और इसमें किसी भी मेम्ब्रेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मेम्ब्रेन एंड कंपैरेटिवली इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. इट अकर मोस्टली इन गैशियस एंड लिक्विड स्टेट. क्या करते हैं, हम अपने परफ्यूम लगाया या रूम फ्रेशनर डाला तो हम कमरे में, पूरे कमरे में तो नहीं रूम फ्रेशनर डालते पर फिर भी उसकी खुशबू पूरे कमरे में आती है. वो कैसे? पार्टिकल्स जो होते हैं परफ्यूम के वो डिफ्यूज हो जाते हैं एयर में. और व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस भी ऐसी तरह से एक मूवमेंट ही है जिसमें इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन. बट इसमें क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है. इसमें क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है और एज कंपेयर टू डिफ्यूजन इट इज़ द फास्टर प्रोसेस. और वाटर क्या करता है, वाटर जो सेल में होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर जाता है और अंदर आता है, क्योंकि सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तो अब तीन तरह के अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अगर हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या होगा, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो सेल से वाटर, सारा का सारा वाटर बाहर आ जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगा. सेल क्या हो गया, यहाँ पे श्रिंक हो गया और यहाँ सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है, नो इफेक्ट.
कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा यहाँ पे। और जब अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या है, बाहर सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, तो क्या करेगा पानी, जो बाहर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा, पानी सेल के अंदर आ जाएगा। सेल के अंदर सारा पानी आ गया तो क्या हुआ, सेल बर्स्ट हो जाएगा, सेल विल बर्स्ट। ये है इफेक्ट ऑफ सेल, सेल की कंडीशन है ये सारी जो दी हुई हैं यहाँ बताई वो सेल की कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज साइटोप्लाज्म। अभी हमने बात की थी पीछे साइटोप्लाज्म की, वो साइटोप्लाज्म क्या है, तो द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इट कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। दीज ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म्ड अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। अब हर ऑर्गेनेल का अलग अलग फंक्शन है सेल के लिए। ये सारे ऑर्गेनेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। थैंक यू।